कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस की आज 2 दिन का कांग्रेस पार्टी का महाधिवेशन हो रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है जिसमें तमाम मुद्दों के अलावा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर कांग्रेस पार्टी एक बड़ी रणनीति वहां बनाएगी, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। इसके अलावा इस मुद्दे पर किस तरह से कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन से निपटना है, कैसे उसको काउंटर करना है, इसको लेकर परेशान बीजेपी ने एनडीए के घटक दलों की बैठक बुलाई। लेकिन घटक दलों में तमाम घटक दलों के बड़े नेता इस बैठक से नदारद रहे, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर यह बैठक बुलाई गई। उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे और गृह मंत्री अमित शाह के ही उस बयान पर हंगामा मचा हुआ है जो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में राज्यसभा में जो बातें कही थी। तो इस मुद्दे को लेकर दोनों ही गठबंधनों में जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाला जो इंडिया गठबंधन है वो लगातार गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है, उनसे माफी मांगने की मांग कर रहा है। बीजेपी अपने घटक दलों को, एनडीए के घटक दलों को मनाने में जुटी है कि इसको कैसे काउंटर किया जाए, कैसे आक्रामक हुआ जाए, लेकिन घटक दलों के जो सहयोगी पार्टियां हैं वो उससे सहमत नहीं दिखाई पड़ रही हैं, नदारद है। उसमें बिहार से लेकर और महाराष्ट्र तक के एनडीए के घटक दलों की तमाम पार्टियां शामिल हैं। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन बेलगावी में जो कांग्रेस पार्टी का आज अधिवेशन हो रहा है, 1924 में बेलगाम में ही कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ था। वो अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण था कि उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। उनकी याद में उसी जगह पर इस बार भी 26 और 27 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी का ये महाधिवेशन हो रहा है, जिसमें तमाम मुद्दों पर, चुनावी प्रक्रिया को लेकर जिस तरह से विपक्ष सरकार पर हमलावर है, ईवीएम को लेकर हमलावर है, उसके अलावा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया गया राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, उस पर कैसे किस तरह से जमीन पर उतरने की रणनीति बनानी है, काम करना है, उस पर भी चर्चा होनी है, जिसकी जानकारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पहले ही दे दी थी। कांग्रेस वहां पर इस समय बेलगावी में कांग्रेस पार्टी वक्त काफी तैयारियां हुई हैं। कांग्रेस के तमाम नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। राजस्थान में के वरिष्ठ नेता डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे सचिन पायलट भी पहुंचे हैं। सुनते हैं एक बार सचिन पायलट क्या कह रहे हैं। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता काफी आशान्वित हैं और चूंकि ये एक ऐतिहासिक बैठक है, गांधी जी ने सिर्फ एक बार कांग्रेस पार्टी के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में, उसकी 100वीं वर्षगांठ पर यह अधिवेशन उसी जगह बुलाया गया है कर्नाटक में। तो काफी महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है और इसीलिए कांग्रेस के तमाम नेता उत्साहित नजर आ रहे हैं। सुनते हैं सचिन पायलट क्या कह रहे हैं। वहां पहुंच रहे हैं और 2 दिन की ये महत्वपूर्ण बैठक है बेलगावी में, उन परिस्थितियों में जब लोकसभा का शीत सत्र जिस तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया, विपक्ष की तमाम मांगों को ठुकराते हुए संसद में कोई कामकाज नहीं हुआ, कोई चर्चा नहीं हुई। जिन मुद्दों पर चर्चा की मांग की जा रही थी उनको देखते हुए जिस तरह से सरकार ने सरकार की कार्यशैली है उस पर तमाम नाराजगी है और आखिर में जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने वहां राज्यसभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बातें कही हैं उस पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है, अब भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि कैसे उस मुद्दे पर काउंटर अटैक करे, लेकिन उसकी तमाम जो रणनीति है कामयाब नहीं हो रही है। उसको देखते हुए एनडीए के घटक दलों की कल बैठक बुलाई गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर तमाम एनडीए के घटक दलों के नेता पहुंचे, लेकिन बड़ी खबर यह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर जो एनडीए के घटक दल भारतीय जनता पार्टी से सहमत नहीं है, विरोध में है, उन घटक दलों के तमाम नेताओं ने उससे दूरी बनाए रखी। अमलेदु जी। हाँ बिल्कुल समीर जी, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान के मसले पर जो बैठक बीजेपी ने तत्काल बुलाई भी, आनंद फानंद में बुलाई जो एनडीए की बैठक, चंद्रबाबू नायडू भी अब रूठकर अपने घर चले गए, ये बताया जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू भी बताया जाता है, जो सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि वो बैठक में काफी ज्यादा नाराज दिखे अमित शाह पर। हाँ, आए तो थे लेकिन तुरंत ही जा भी रहे, लेकिन तुरंत जा भी रहे हैं। और एकनाथ शिंदे तो आए ही नहीं मीटिंग में, उनके एक मंत्री जरूर आए, अजित पवार नहीं आए, ओम प्रकाश राजभर नहीं आए, संजय निषाद नहीं आए, तमाम दल जो है वो नहीं आए, नीतीश कुमार नहीं आए। हालांकि ललन सिंह पहुंचे थे लेकिन नीतीश कुमार नहीं आए। तो ये साफ तौर पर समझ आता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का मसला जो है वो एनडीए में भी अब जबरदस्त
तरीके से फूट का मामला बन चुका है और एनडीए टूट चुका है। इसके सबूत एनडीए की इस बैठक से ही सामने आ रहे हैं और निश्चित तौर पर कोई बड़ी घटना जो है वो देश की राजनीति में होने जा रही है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से अमलेंदु जी लगातार, चाहे नीतीश कुमार की बात हो या फिर एकनाथ शिंदे की बात हो, एकनाथ शिंदे के पास लोकसभा में 7 सदस्य हैं, बहुत मायने रखती है ये बात। उनका ना आना और अजीत पवार का भी इसमें ना आना, हालांकि अजीत पवार का कोई प्रतिनिधि भी इस बैठक में नहीं गया है। तो नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, यानी महाराष्ट्र में जो एनडीए गठबंधन है उसके प्रतिनिधियों की इस तरह से दूरी ये बता रही है कि कैसे एनडीए गठबंधन के घटक दल इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के से दूरी बनाए हुए हैं। और इस बैठक में साफ तौर पर यह कहा गया कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के घटक दल पूरी मजबूती के साथ अटैक कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह पर, उससे हमको कैसे निपटना है, इसको हमें इस पर रणनीति बनाई जानी है। तो जिस मुद्दे पर रणनीति बनाने के लिए एनडीए के घटक दलों की बैठक बुलाई गई, तो घटक दलों के तमाम नेता पहुंचे ही नहीं। ऐसे में किस तरह से काउंटर अटैक करने की कोशिश होगी ये देखने में अहम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अभी ये साफ एहसास हो गया है कि न सिर्फ विपक्षी दल इस मुद्दे पर उनके खिलाफ आक्रामक हैं, बल्कि जो एनडीए के तमाम घटक दल हैं वो भी इस मुद्दे पर साथ नहीं देने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, एनडीए को कोई भी घटक दल बीजेपी का इस मसले पर साथ नहीं देगा, ये साफ समझ में आ रहा है। हालांकि बीजेपी चाहती ये थी, जो कल जो बैठक बुलाई गई थी वो इसलिए बुलाई गई थी कि अमित शाह के बचाव में पूरा एनडीए एकजुट नजर आए। लेकिन एनडीए के घटक दलों ने साफ साफ कह दिया कि अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है। अमित शाह का एजेंडा पूरा करने के लिए या भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा पूरा करने के लिए कोई भी अपना जो है सिद्धांतों की बलि नहीं देगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान एनडीए के घटक दल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर अमित शाह को नहीं हटाया जाता है तो फिर एनडीए के घटक दल भी कोई दूसरा रास्ता देखेंगे। इस तरीके की सूचनाएं भी आ रही हैं समीर जी। जी बिल्कुल, इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं। यानी जो घटक दल हैं वो लगातार जो संविधान के मुद्दे पर, चुनावी प्रक्रिया के मुद्दे पर जिस तरह से धांधली की जा रही है, या फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं। और इस बैठक में, एनडीए की इस बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन पर भी बीजेपी की कोशिश थी कि घटक दलों को मनाए कि इस मुद्दे पर वो उसके साथ आए। लेकिन जो सूचनाएं मिल रही हैं, घटक दलों ने साफ कर दिया कि इस मुद्दे पर भी वो साथ नहीं है। यानी जो तमाम इस लगभग 6 महीने से जब मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई, अल्पमत की सरकार है लेकिन सहयोगी दलों की मदद से उसने सरकार बनाई हुई है, उसको तमाम मुद्दों पर यू टर्न लेना पड़ रहा है। और अब विपक्षी दल साफ तौर पर विरोध की स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं, साथ नहीं दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो इस वन नेशन वन इलेक्शन पर भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों का साथ चाह रही है, उस मुद्दे पर तो उसकी पार्टी के सांसद अपने साथ नहीं है। ये बहुत गंभीर बात है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर भी बीजेपी के तमाम सांसदों का विरोध नजर आ रहा है, हालांकि वो स्पष्ट रूप से अभी सामने नहीं आ पा रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, अंदर अंदर काफी आग जो है बीजेपी में भी सुलग रही है। और अमित शाह को माफ करने के लिए जो है कोई तैयार बीजेपी के जो दलित सांसद हैं वो भी नहीं है। और ये मसला काफी बड़ा होता चला जा रहा है, क्योंकि अब ये साफ समझ में आने लगा है कि अमित शाह ने जो कुछ बोला वो भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा है, उसी को अमित शाह ने सामने रखा। और अगर नरेंद्र मोदी जब उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं, अमित शाह भी खुद इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कि ये पूरी एक तरीके से सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने किया। और जिस तरीके से बीजेपी का कोई भी घटक दल जो है वो अमित शाह के समर्थन में नहीं आ रहा है। और कल की बैठक में तो बताया जाता है कि साफ साफ कह दिया बीजेपी के घटक दलों ने कि हम इस मसले पर किसी भी हाल में अमित शाह के समर्थन में नहीं आएंगे। और विपक्ष अगर मांग कर रहा है अमित शाह के इस्तीफे की, तो अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को बर्खास्त करते हैं कि नहीं करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी समीर जी कि एनडीए के घटक दलों की बैठक तो बुलाई गई, लेकिन उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी मौजूद नहीं थे। तो ये भी एक सवाल उठा कि जब अमित शाह को बचाने के लिए बैठक बुलाई जा रही है तो नरेंद्र मोदी इसमें मौजूद क्यों नहीं है? तो क्या नरेंद्र मोदी भी अंदर ही अंदर कुछ अमित शाह के खिलाफ कर रहे हैं क्या? अब दूसरी थ्योरीज ये भी एक चल रही है समीर जी। जी बिल्कुल। और अमलेंदु जी, इस मामले में जो घटक दलों की केंद्र में तो सरकार है ही, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास सांसदों की कमी है और वो दूसरी पार्टियों के सहयोग पर टिकी हुई है, जिसमें मुख्य रूप से जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की और तेलुगु देशम पार्टी है चंद्रबाबू नायडू की। और चंद्रबाबू नायडू मौजूद जरूर रहे, लेकिन जिस तरह से वो जा रहे हैं और उनकी नाराजगी की खबरें आ रही हैं, निश्चित तौर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। चूंकि ये बैठक बुलाई गई थी तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए, लेकिन ये सीमित रही
मुख्य रूप से दो बातों पर कि किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह का बचाव करना है सहयोगी दलों को, वो, और दूसरी बात कि वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर पार्टी को सपोर्ट करना है। और ये दोनों ही मुद्दे ऐसे हैं जिन पर विपक्षी जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन में, वो पूरी तरह से दूरी बनाए हुए हैं और स्पष्ट रूप से दूरी बनाए हुए हैं। और यहां महत्वपूर्ण बात यह भी है कि महाराष्ट्र में जो महायुति सरकार है यानी एनडीए की सरकार है, वो भी खतरे में नजर लगातार आ रही है, चूंकि उसके बनने से लेकर और अब तक जिस तरह की बातें हो रही हैं। और दूसरी ओर इधर बिहार में भी एनडीए गठबंधन खतरे में एक बार फिर दिखाई पड़ रहा है। नीतीश कुमार कल की बैठक में भी नहीं आए और अब ये चर्चाएं हो रही हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर उनका हृदय परिवर्तन हो सकता है। जी बिल्कुल समीर जी, खबरें यही आ रही हैं कि नीतीश कुमार जो है काफ़ी तैयारी कर रहे हैं और एक बड़ा संकट नीतीश कुमार अब नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए खड़ा कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर सकते हैं। नीतीश कुमार भी कल समीर जी उस बैठक में नहीं पहुंचे जो एनडीए की बैठक थी, और जबकि उनको उसमें पहुंचना चाहिए था, उनको बुलाया भी गया था, लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे और केवल राजीव प्रसाद सिंह उर्फ ललन सिंह जो हैं वो पहुंचे। और वो भी उन्होंने बाहर खड़े होकर जो बात की पत्रकारों से, उसमें उन्होंने साफ साफ से कहा कि नीतीश कुमार ही जो है वो सबसे बड़े नेता हैं एनडीए के। ये एक तरीके से उन्होंने कहा कि अगला चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यानी अमित शाह के मसले पर राजीव प्रसाद सिंह ललन सिंह भी कुछ कहने से बचे, ये साफ तौर पे समझ में आ रहा है। तो अमित शाह के समर्थन में कोई भी अब दिखाई नहीं पड़ रहा है और अमित शाह के एक तरीके से कहा जाए विरोध में एनडीए के तमाम दल भी दिखाई पड़ रहे हैं। और नीतीश कुमार तो जो है जो खबरें चल रही हैं वो ये हैं कि लालू प्रसाद यादव से भी संपर्क साध रहे हैं कि त्राहिमाम 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 करते हुए कि ऐसे अमित शाह से बचाओ और बीजेपी से बचाओ। और ये तो जो है डॉक्टर अम्बेडकर का भी अपमान करते हैं, डॉक्टर लोहिया का भी अपमान करते हैं, गांधी नेहरू और जेपी का भी अपमान करते हैं। तो इनसे अब जो है बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरीके की खबरें भी अब आ रही हैं। अब देखते हैं आगे चलता होता क्या है सभी। जी बिल्कुल, लेकिन एनडीए सरकार बिहार में महाराष्ट्र में भी खतरे में नजर आ रही, लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है वो खतरा है केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को। और चूंकि उस जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह के बचाव का दबाव डाला जा रहा है सहयोगी दलों पर, और सहयोगी दल किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। तैयार इसलिए नहीं है कि अगर वो इस मामले में बचाव करते हैं तो फिर उनको नुकसान होगा। और जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के अगर बिहार की बात करें तो कुछ बयान ऐसे आए हैं कि नीतीश कुमार को यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद उनकी स्थिति कमजोर नहीं बल्कि खत्म होने वाली है। वहां पर बीजेपी के नेता साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना तब पूरा होगा, हम असली श्रद्धांजलि तब होगी जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब ऐसे बयान आ रहे हैं और उस पर नीतीश कुमार से कहा जा रहा है कि आप बाबा साहब आंबेडकर के अपमान के मामले पर आप हमारा समर्थन करिए। तो जाहिर सी बात है कि वहां यह स्पष्ट है कि किस तरह से सहयोगी दलों के बीच में समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। महाराष्ट्र की चर्चा लगातार हम लोग कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे नहीं आए एनडीए की बैठक में। यह साफ दिख रहा है कि वहां पर इस जो स्थानीय नेता है यानी महाराष्ट्र के, उनके साथ और केंद्र भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता, उनके साथ उनकी ट्यूनिंग किस तरह की चल रही है। तो दोनों ही जगह राज्य सरकारें भी खतरे में दिखाई पड़ रही हैं और इस वजह से केंद्र सरकार पर भी संकट मंडरा रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, केंद्र सरकार पर संकट मंडरा रहा है, काफी खतरा बढ़ गया है। क्योंकि कल अमित शाह को कोई सकारात्मक जो है वो जवाब नहीं मिला, घटक दलों से नहीं मिला। और चंद्रबाबू नायडू तो नाराज होकर आज चले भी गए हैं। हाँ। दिल्ली से वापस चले गए हैं आंध्र प्रदेश। इस तरीके की खबरें भी आ रही हैं और बताया जाता है कि काफी ज्यादा जो गहमा गहमी और गर्मा गर्मी उस बैठक में रही और तमाम घटक दलों ने ये कहा कि अमित शाह ने डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया। तो ऐसे मसले पर हम किस तरीके से अमित शाह का या भारतीय जनता पार्टी का बचाव करें। भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी राजनीति कर रही तो हमारी भी तो अपनी राजनीति, ये सबका यही कहना था कि भारतीय जनता पार्टी अगर इसी तरीके की राजनीति करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीति को हम समर्थन नहीं दे सकते। ये जेडीयू और टीडीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना दोनों की तरफ से साफ तौर पर वहां कह दिया गया। इस तरीके की सूचनाएं भी समीर जी। और एकनाथ शिंदे तो बीच बहस में ही जो थे वो दीक्षा भूमि पहुंच गए थे और डॉक्टर अम्बेडकर का उन्होंने किस तरीके से प्रशंसा की थी, बताया था कि उनको किस तरीके से प्रेरणा मिलती है। इसका मतलब एकनाथ शिंदे ने तो बिल्कुल साफ कर दिया था कि वो अमित शाह के साथ किसी भी हाल में इस मसले पर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ इस मसले पर नहीं होंगे। तो अब देखना यह है कि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, पटना से लेकर दिल्ली तक और विशाखापट्टनम से लेकर दिल्ली तक एनडीए में क्या क्या हलचल हो रही है और किस तरीके से अमित शाह इसमें घिरे हुए
हुए हैं, और नरेंद्र मोदी भी उनका किस तरीके से बचाव जो उन्होंने शुरू में किया दिखाने की कोशिश की बचाव, लेकिन बीच मझधार में छोड़कर चले गए। और कल भी नरेंद्र मोदी भी उस बैठक में नहीं आए, जो बैठक बुलाई ही इसलिए गई थी कि अमित शाह को किस तरीके से बचाया जाए। समीर जी, और अमलेदु जी, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एक नाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ और वो दिखाई पड़ रहा है, आखिरकार एक छोटी सी मांग उनकी रही कि कम से कम मुख्यमंत्री पद से भले हटा दिया गया, उनको गृह मंत्रालय दे दिया जाए, लेकिन गृह मंत्रालय से भी उनको उससे भी वंचित कर दिया गया। और एक जो आदेश जारी किया मुख्यमंत्री ने कि जो भी चाहे कोई भी मिनिस्टर होंगे, जिसमें दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी शामिल हैं, वो अपने पीएसओएसडी की नियुक्ति भी बिना मुख्यमंत्री की परमिशन के नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब इन मंत्रियों को, सहयोगी दलों के मंत्रियों को बिल्कुल बंधुआ मजदूर जैसा बना दिया गया है, ये कहा जा रहा है, और ये नाराजगी बनी हुई है। तो अपना भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों को किस तरह से कमजोर करके और आगे आ रही है वो दिखाई पड़ रहा है। और अब बिहार में जो उसकी इच्छाएं हैं वो साफ दिख रही हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा साफ तौर पर कह रहे हैं, अपनी इच्छा और पार्टी की इच्छा जता रहे हैं कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। यानी साफ तौर पर वो संदेश दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है और उसके बाद क्या होने वाला है। हाँ बिल्कुल समीर जी, नीतीश कुमार के साथ विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है ये समझ में आ रहा है, और इस बात को नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं जी। तो नीतीश कुमार को लगता है कि ये अच्छा मौका है कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही दोष मढ़कर और भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति पाई जा सकती है। तो इसलिए जो है वो नीतीश कुमार भी अब मौके की तलाश में थे, और वो मौका एक तरीके से देखा जाए वो नीतीश कुमार को मिल गया है कि अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिस तरीके से अपमान किया है, उसको लेकर जो है वो साफ तौर पर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ खड़े हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। खबरें ये हैं कि नीतीश कुमार कोई बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं, और लालू प्रसाद यादव के साथ भी शायद कोई अंदरूनी जो है बातचीत चल रही है। इस तरह की सूचनाएं भी मिल रही हैं समीर जी। जी बिल्कुल, इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं, यानी नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तन एक बार फिर होने वाला है, और इसकी बहुत ही पुख्ता खबरें मिल रही हैं, जिसको लेकर वहां पर लगातार हलचल बनी हुई है। और एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक में बुलाए जाने के बावजूद नीतीश कुमार का न पहुंचना और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर बीजेपी से दूरी बनाए रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उसके सहयोगी दलों के संबंध किस स्तर पर पहुंच गए हैं, और केंद्र की सरकार भी खतरे में दिखाई पड़ रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का मुद्दा जो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं लगातार हमलावर हैं। और इस सब के बीच जो CWC की बैठक हो रही है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बेलगावी में, उसमें भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर एक बड़ी रणनीति पर चर्चा होनी है। और जो एनडीए की बैठक अचानक ये बुलाई गई ठीक एक दिन पहले, उससे ये उसकी बेचैनी दिखाई पड़ती है कि इस मुद्दे पर वो किस तरह से घिरी हुई है, और तब उसकी परेशानी और बढ़ जाती है जब इस मुद्दे पर उसे सहयोगी दलों का भी साथ नहीं मिल रहा है। CWC की 2 दिन की बैठक है 26 और 27 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगावी में। सुनते हैं सलमान खुर्शीद को क्या कह रहे हैं। इस बैठक को लेकर कांग्रेस पार्टी काफी उत्साहित दिखाई पड़ रही है। अपमान का मुद्दा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के अपमान का मुद्दा है। अब विपक्ष इसको जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों मुद्दों पर बहुत ही ज्यादा वो परेशान दिखाई पड़ रही है। परेशानी की वजह भी है, एक बड़ा वोट बैंक उससे खिसकता दिखाई पड़ रहा है। संविधान के मुद्दे पर जिस तरह से उसे लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ है, तो वो बिल्कुल एक कहते हैं कि फूंक फूंक कर कदम रख रही है। लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरह से सहयोगी दल उससे किनारा कर रहे हैं, ये बहुत गंभीर उसके लिए खतरे की घंटी है। हाँ बिल्कुल समझ जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरे की घंटी है, और भारतीय जनता पार्टी भी ये समझ चुकी है कि अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी का अच्छे तरीके से पलीता लगा दिया है। और अमित शाह के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी जो लॉबी है वो भी अब काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गई है, और ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अब जो दुर्गति होगी उसके लिए अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया जाए। तो अब वो ये सारी चीजें भी चल रही है बीजेपी के अंदर। अमित शाह भी अब घबराए हुए से नजर आते हैं। हालांकि बहुत बहादुर व्यक्ति हैं अमित शाह, वो किसी से घबराते नहीं है, और अभी तक देखिए डटे हुए हैं। उन्होंने जो अपनी बात कही, मतलब पीछे बिल्कुल नहीं हट रहे हैं, ना इस्तीफा दे रहे हैं ना माफी मांग रहे हैं, और कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया था, ठीक किया था। एक तरीके से यही प्रतिध्वनि निकल रही है। बिल्कुल। तो और लेकिन जो उनके सहयोगी दल हैं वो उनके साथ खड़े हुए नहीं है। आज जो कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हो रहा है बेलगावी में, वहां ये मुद्दा भी जबरदस्त तरीके से उठेगा, और इसके ऊपर एक लंबी रणनीति जो है कांग्रेस बनाकर चलेगी कि बाबा साहब के अपमान के मुद्दे को कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और अमित शाह ने संविधान की 75वीं वर्षगांठ जो है उस पर जो कार्यक्रम हो रहा था संसद में,
उसमें खड़े होकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान निर्माता का, जी। ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त के काबिल नहीं है और इसका विरोध जमकर किया जाएगा जब तक कि अमित शाह का इस्तीफा नहीं हो जाएगा। भले ही वो आज इस्तीफा हो, चाहे कल इस्तीफा हो, चाहे 6 महीने बाद हो, जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलेगा। इस तरीके की रणनीति जो है कांग्रेस बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए घबराई हुई है कि इस तरीके की कांग्रेस की जो रणनीति है इससे अमित शाह तो घिरे हैं, भारतीय जनता पार्टी घिरी है और एनडीए टूट रहा है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये समझ में आ रही है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अभी 24 दिसंबर को पूरे देश भर में जो प्रदर्शन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अब 26 और 27 दिसंबर को सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें रणनीति तैयार की जा रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर मुश्किलों भरी है। और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी ये आवाज उठने लग गई है अभी, ये मतलब ये अंदर अंदर चल रही है कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह की वजह से पूरी पार्टी को क्यों नुकसान उठाना पड़ रहा है। बहरहाल कांग्रेस वर्किंग कमेटी में क्या इस मुद्दे पर किस तरह की रणनीति की तैयारी हो रही है, चर्चा हो रही है, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो इस मुद्दे पर। क्यों के मुद्दे पर गांधी को याद किया जा रहा है, सत्य, अहिंसा, इन सारी चीज़ों को। और गांधी जी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था कर्नाटक में, जिसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी, और एकमात्र अधिवेशन था कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से उसके 100 साल हो रहे हैं, और ये समय भी, टाइमिंग भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि इधर 75वीं वर्षगांठ मनाई गई संविधान को स्वीकार करने की, अडॉप्ट करने की, संसद में उस पर चर्चा हुई। किस तरह से चर्चा हुई कि विपक्ष जिन मुद्दों पर बात करने की और चर्चा की मांग कर रहा है, किसी मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं दी गई। उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया, लाया गया, हालांकि उसको खारिज कर दिया गया। स्पीकर और राज्यसभा के सभापति दोनों के ऊपर पक्षपात के आरोप विपक्ष लगा रहा है और लगातार ये आरोप लग रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के आरोप लग रहे हैं। चुनाव आयोग किस तरह से संदेह के और सवालों के घेरे में है कि सरकार के साथ मिलकर वो किस तरह के सरकार के पक्ष में काम कर रहा है। ऐसे तमाम मुद्दों पर ये अधिवेशन, उसकी टाइमिंग जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। और खास तौर पर तब जब राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हों, बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर को लेकर ऐसी बात कह रहे हों जिस पर पूरा विपक्ष इस समय जबरदस्त गुस्से में दिखाई पड़ रहा है। और विपक्ष ही नहीं बल्कि जो गैर राजनीतिक संगठन है तमाम, वो भी इस मुद्दे पर लगातार देश भर में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बुरी तरह घिरी हुई भारतीय जनता पार्टी ने कल एनडीए की बैठक बुलाई, लेकिन एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता उस बैठक से नदारद रहे। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का ये कारण समझा जा सकता है। और जो सबसे गंभीर बात है वो ये कि इसमें पार्टी के अपने नेताओं का भी साथ ठीक से नहीं मिल पा रहा है, ये सबसे बड़े संकट का कारण है। और चूंकि गृह मंत्री अमित शाह ने ये बयान दिया जिसकी वजह से पूरी पार्टी गिरी हुई है, तो अब गृह मंत्री अमित शाह की वजह से पूरी पार्टी को क्यों नुकसान हो, ये चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। या बिल्कुल समझिए, यही चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि गृह मंत्री अगर अमित शाह ने ये नुकसान किया है तो पूरी पार्टी इसको क्यों भुगते, ये अंदर की जो बीजेपी के अंदर है उसको कहना है। लेकिन ये बीजेपी की चूंकि पॉलिसी ये है तो इसलिए अमित शाह कह रहे हैं कि मैंने तो जो बात कही है वो बीजेपी का जो दृष्टिकोण है वही कही है। हाँ। तो अमित शाह ये तर्क दे रहे हैं। और जो घटक दल है, सबसे ज्यादा दिक्कत बीजेपी को आ रही है तो उसके घटक दलों से, उनसे घटक दल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इस एजेंडे के लिए घटक दल जो है अपनी बलि क्यों दें, वो अपनी राजनीति खत्म क्यों करें। भारतीय जनता पार्टी अगर डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करती है तो ये उसकी पॉलिसी हो सकती है, ये पॉलिसी टीडीपी की या जेडीयू की या शिवसेना की कैसे हो सकती है जी। ये सवाल जो घटक दल कह रहे हैं, और इसीलिए जो कोई भी जो है समर्थन में अमित शाह के नहीं आ रहा है। और बीजेपी इसीलिए बेचैन दिखाई पड़ रही है कि इस घटक दल जो है वो दूर जा रहे हैं, कांग्रेस इस पर दबाव बना रही है। इस मसले को लेकर आज बेलगावी से जो है एक किसी बड़े आंदोलन की घोषणा हो सकती है अमित शाह के इस मुद्दे को लेकर। और जब ये घोषणा होगी तो घटक दलों के ऊपर भी एक दबाव होगा कि वो बीजेपी के साथ छोड़ें। और कल की बैठक में ये चीजें आई भी है सामने कि घटक दल जो है वो बीजेपी के साथ अब इस मसले पर तैयार नहीं है, और ये बड़ा मसला बनता जा रहा है जो बीजेपी की आगे की रणनीति और मोदी सरकार को काफी ज्यादा प्रभावित कर सकता है। इधर जो इंडिया गठबंधन के दल है वो भी काफी ज्यादा आशा भरी निगाहों से कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं कि आज बेलगावी से कोई बड़ा एजेंडा जो है वो सामने निकल कर आएगा। चूंकि इंडिया गठबंधन की जो चेयर सीट है उस पर कांग्रेस है, तो उसकी तरफ से जो कॉल आएगी तो वो पूरी इंडिया गठबंधन की भी एक कॉल जो हो सकती है, और इंडिया गठबंधन के दलों के साथ मिलकर कांग्रेस को एक बड़े आंदोलन की घोषणा
कर सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई इसीलिए है कि कांग्रेस तो इंडिया गठबंधन के दलों के साथ मिलकर अपनी पॉलिसी और अपनी रणनीति तय कर रही है, अपने आंदोलन तय कर रही है। जी। भारतीय जनता पार्टी को उसके घटक दलों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी के जो महासचिव है डी राजा, उन्होंने भी जो है कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर कुछ कही है, उसको भी हम लोग थोड़ी देर में सुनेंगे उन्होंने क्या कहा है इसको लेकर सभी चीज। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफी ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। एनडीए बिल्कुल टूट चुका है, ये सबूत सामने आ चुके हैं कल की जो बैठक थी उस बैठक से सभी। जी बिल्कुल, लगातार इस जब से ये मुद्दा चल रहा है और कई चूंकि और बहुत सारे चाहे वक्फ संशोधन विधेयक का हो या दूसरे मुद्दे हो, उस पर सरकार ने यू टर्न लिया, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन और उस पर उसके बाद जो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तो उसका सपोर्ट कर सकते हैं, उसके पक्ष में आ सकते हैं, लेकिन गठबंधन के घटक दल पूरी तरह से दूरी बनाए हुए हैं और अपनी नाराजगी जता रहे हैं। ये साफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि स्पष्ट रूप से किसी ने बयान ऐसा नहीं दिया है, लेकिन अमलेंदु जी आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल है, ये अंदर से भी इस तरह के बयान आने लगे हैं। उसके एक प्रवक्ता ने इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह से माफी की मांग की और आरएलडी ने अपनी पार्टी के सारे प्रवक्ताओं को ही हटा दिया। इसका मतलब इन घटक दलों के अंदर से आवाजें आ रही हैं और घटक दल के नेता मजबूर हैं इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से विरोध करने के लिए। बिल्कुल समीर जी, केवल उन्होंने मांगी नहीं कि अमित शाह के इस्तीफे की, उन्होंने प्रदर्शन में हिस्सा भी लिया है। जी हाँ, आरएलडी के उन प्रवक्ता ने, और दबाव पड़ा चूंकि आरएलडी पर अमित शाह का, तो उन्होंने अपने सारे प्रवक्ता हटा दिए। चूंकि एक प्रवक्ता को अगर हटाते तो ये संदेश जाता कि अमित शाह के बचाव में दिया, और आरएलडी भी ये घोषित करना नहीं चाहती कि वो अमित शाह के इस बयान के साथ खड़ी हुई है, उसकी भी ये मजबूरी आरएलडी की। तो ये आरएलडी की तरफ से भी एक तरीके से देखा जाए तो वो दिक्कत ये सामने आ रही है, अमित शाह के समर्थन में आरएलडी भी खड़ी दिखाई नहीं पड़ रही है। तो अब एनडीए के घटक दलों में काफी ज्यादा एक तरह से कहा जाए संघर्ष बढ़ रहा है। अमित शाह के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को सारे एनडीए घटक दल भी जो है वो बाबा साहब का अपमान देखकर जो है वो इसको समझ रहे हैं। और इधर कांग्रेस जिस तरीके से अपना अधिवेशन कर रही है और उस अधिवेशन में एक बड़े आंदोलन की घोषणा हो सकती है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अमित शाह ने जो अपमान किया उसको लेकर, उससे भी घटक दलों की बेचैनी पड़ रही है कि अगर कांग्रेस इस तरीके का कोई आंदोलन लेकर आती है तो आखिरकार इन घटक दलों को भी राजनीति जो करनी है तो वो अपनी राजनीति किस तरीके से बचाएंगे। उन्हें बीजेपी की राजनीति तो नहीं करनी है जी, बीजेपी की अपनी राजनीति हो सकती है, बीजेपी बाबा साहब का अपमान कर सकती है, लेकिन नीतीश कुमार क्यों बाबा साहब का अपमान करें, चंद्रबाबू नायडू क्यों बाबा साहब का अपमान करें, जयंत चौधरी क्यों बाबा साहब का अपमान करें, एकनाथ शिंदे बाबा साहब का क्यों अपमान करें, अजीत पवार बाबा साहब का क्यों अपमान करें, या ओम प्रकाश राजभरी या संजय निषाद जो है वो क्यों बाबा साहब का अपमान करें। ये सारी चीजें अब सामने आ रही हैं और एनडीए के अंदर जबरदस्त टूट हो चुकी है। ये कल की बैठक एनडीए की जो है वो सबूत दे रही है जी बिल्कुल। उस बैठक से ये साफ साबित हो गया है कि घटक दलों की नाराजगी किस कदर हावी है भारतीय जनता पार्टी के साथ, कि उसकी जो महत्वपूर्ण बैठक में वो पहुंच नहीं रहे हैं। और कुछ पार्टियों ने तो अपने नेताओं को भेजे, लेकिन कुछ पार्टियों ने नेताओं को भी नहीं भेजा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और नीतीश कुमार खासतौर पर जिस तरह से उनको बुलाया गया, बुलाने के बावजूद वो नहीं पहुंचे, वो सबसे ज्यादा गंभीर मुद्दा है। और बिहार में इस समय तमाम तरह की राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं कि वहां कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार एक बार फिर उनका हृदय परिवर्तन होने की खबरें आ रही हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी का साथ फिर छोड़ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। और नीतीश कुमार का कल एनडीए की बैठक में शामिल ना होना उसको और ज्यादा हवा देता हुआ दिख रहा है। तो एक महत्वपूर्ण इस समय जो बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं, एनडीए के घटक दलों की भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी वो साफ दिखाई पड़ रही है, वो एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। और अमलेंदु जी, एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कोशिश की कि डाइवर्ट किया जाए, चाहे वो मंदिर मस्जिद के मसले हो, संभल का मुद्दा हो, कुछ और मुद्दे हो, और आरएसएस के प्रमुख जिन्हें जो बातें कही हैं मंदिर मस्जिद को लेकर, उन सारी चीज़ों से, या फिर संसद में जो घटना हुई कि धक्का मुक्की वाली घटना को भी काफ़ी हवा देने की कोशिश की गई। लेकिन ये सारे घटनाक्रम एक तरह से उसके लिए उल्टे दांव की तरह से ही दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, उल्टे दांव की तरीके से एकदम
दिखाई पड़ रहे हैं। और ये साफ समझ में आ रहा है कि घटक दलों को भी समझ में आ गया कि एक तो बीजेपी ने, अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया और उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए उसने ना तो अमित शाह ने माफी मांगी और ना अमित शाह को बंदी पद से हटाया गया। उल्टे जो है बीजेपी ने अपना सांप्रदायिक एजेंडा ही चलाकर उसको ढकने की कोशिश की, यानी हर तरीके से उसने अपने घटक दलों का भी नुकसान करने की बीजेपी ने कोशिश की और अपनी राजनीति किस तरीके से कायम की जा सके इसके लिए उसने काम किया। तो घटक दल इसलिए कोई भी अब बीजेपी के साथ इस मसले पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और अमित शाह एकदम अलग थलग एनडीए में पड़ते चले जा रहे हैं और एनडीए में ही जो है वो अमित शाह को लेकर एक जबरदस्त तरीके से गुस्सा सामने देखने में आ रहा है। समीर जी जी बिल्कुल, और इस मुद्दे पर जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान काफी चर्चा में है और उस बयान में उन्होंने कहा कि जगह जगह जो मंदिर, मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये देश के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए अच्छा नहीं है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन आरएसएस का ही जो मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर है, मैगजीन है, उसमें एक जो संपादकीय लिखा गया है उसमें साफ तौर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयानों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। बहुत सारी बातें कही गई है और यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि या तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अपने ही संगठन में कोई पूछ नहीं रह गई है या फिर ये सारा कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है अमलेंदु जी। ऑर्गेनाइजर में जो आज का संपादकीय छपा हुआ है जिसमें मोहन भागवत के बयान की किस तरह से एक भर्त्सना की गई है, खारिज किया गया है उसको। हाँ बिल्कुल समीर जी, मोहन भागवत के बयान की भर्त्सना की गई है एक तरीके से और जो कहा गया है वो मोहन भागवत जो बोलते रहे हैं उसके खिलाफ जो है वो समझ में आ रहा है कि उन्हीं का मुखपत्र जो है वो लिख रहा है। तो यानी या तो मोहन भागवत का दोहरा चेहरा जो है वो सामने आया है, उनका झूठ पकड़ा गया है समीर जी कि वो किस तरीके से बातें करते हैं और एजेंडा क्या चलवाते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका मतलब मोहन भागवत अब आरएसएस के चीफ रहे नहीं, नरेंद्र मोदी आरएसएस के चीफ हो गए हैं, तो नरेंद्र मोदी के कहने पे आरएसएस चल रहा है। ऑर्गेनाइजर ने जो आज के अपने उसमें लिखा है समीर जी, उसने ये लिखा है कि उसको ये कहना है कि उसकी कवर स्टोरी है और संपादकीय भी उस पर लिखा है। हाँ। और उसमें लिखा है कि जो ये मतलब मुसलमानों को जो है भारत के मुस्लिम समुदाय के लिए जरूरी है कि वह आक्रांताओं द्वारा हिंदुओं के साथ किए गए ऐतिहासिक अन्याय को स्वीकार करें, ये है। और इधर जो है वो मोहन भागवत कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना ये ठीक नहीं है और कुछ लोग जो हिंदुओं के नेता बनने के लिए इस तरीके के मुकदमे अदालतों में लेकर जा रहे हैं, ये मोहन भागवत का कहना है जी। और ऑर्गेनाइजर में ये भी उसमें संपादकीय में कहा गया है कि ये ठीक है क्योंकि हमें अपनी जो संस्कृति है उसको ढूंढना कोई गड़बड़ नहीं है, सही है, उसको सही ठहराया है। जिसको मोहन भागवत ने कहा कि ये ठीक नहीं है, कुछ लोग हिंदू नेता बनने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और ये जो उसमें सांप्रदायिक जो उसका संपादकीय है उसमें कहा गया है कि विवादित स्थलों, पुराने स्ट्रक्चर का सही इतिहास जानना सभ्यतागत न्याय के लिए बेहद जरूरी है। ये सेंटेंस इस्तेमाल किया है। यानी मोहन भागवत जो कह रहे थे कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना ठीक नहीं है, उसको एक तरीके से कंडेम किया है ऑर्गेनाइजर ने, जो आरएसएस का ही मुखपत्र है उसने। तो मोहन भागवत को ही आईना जो है आरएसएस का मुखपत्र जो दिखा रहा है समीर जी। और इस खबर स्टोरी में ये भी दावा किया गया है कि संभल में शाही जामा मस्जिद की जगह मंदिर मौजूद था और इसमें सांप्रदायिक घटनाओं का भी जो है पिछले का जिक्र किया गया है इसमें ऑर्गेनाइजर के इसमें। तो यानी मोहन भागवत का झूठ जो है उसको एक तरीके से कहा जाए वो खोलकर रख दिया उनके ही अखबार ऑर्गेनाइजर ने कि मोहन भागवत झूठ बोल रहे हैं, ऑर्गेनाइजर सच बोल रहा है, आरएसएस सच बोल रहा है। मोहन भागवत की बात आरएसएस की बात नहीं है। तो अब ये मोहन भागवत को तय करना है कि वो आरएसएस के चीफ के पद से इस्तीफा देंगे या आरएसएस को ठीक करेंगे। पहले मोहन भागवत दुनिया को ज्ञान देने की बजाय आरएसएस को ठीक करें। मोहन भागवत के खिलाफ जो हिंदू संत कहे जाते हैं वो भी अब खुलकर सामने आ रहे हैं। वो एक चक्रपाणी महाराज है, हिंदू महासभा के नेता है, वो खुलकर जो है बोल रहे हैं मोहन भागवत के खिलाफ और जो रामभद्राचार्य उन्होंने तो कह दिया कि मोहन भागवत जो है वो हिंदुओं के नेता नहीं है जी, वो आरएसएस के नेता हैं। बिल्कुल, वो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल हो रहे हैं, तमाम साधु संतों के बयान आ रहे हैं। सबके बयान आ रहे हैं। हम चक्रपाणी महाराज का बयान भी सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है मोहन भागवत को लेकर। बिल्कुल, चक्रपाणी महाराज को सुनते हैं, वो भी धर्माचार्य है और इस तरह से लगातार तमाम धर्माचार्य आलोचना कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक समय प्रवीण तोगड़िया की आलोचना की गई थी और उनको विश्व हिंदू परिषद से, तो इस समय मोहन भागवत खुद घिर गए हैं। और अमलेंदु जी, ये ऐसा लग रहा है कि इस बयान से जिस तरह से वो घिरे हैं तो उसी को काउंटर करने के लिए या उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए
ऑर्गेनाइजर ने ये लेख छापा हुआ है। हाँ बिल्कुल समीर जी, ऑर्गेनाइजर ने उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। और मतलब एक तरह से देखा जाए आरएसएस और बीजेपी जी। दोनों अलग अलग मोर्चों पर जबरदस्त तरीके से घिर गए हैं। एक तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिस तरीके से अमित शाह ने अपमान किया, उस पर बीजेपी घिरी हुई है अपने सहयोगियों के साथ ही। और इधर जो एक तरह से कहा जाए वो लिबरल बनने की कोशिश कर रहे थे मोहन भागवत, जी। और आरएसएस का जो असली चेहरा था उस पर मुखौटा ढकने की कोशिश कर रहे थे। तो मोहन भागवत के चेहरे का मुखौटा जो है वो नोचकर फेंक दिया ऑर्गेनाइजर ने। जी। उनका झूठ पकड़ा गया है, और सच जो है आरएसएस की नीति क्या है वो ऑर्गेनाइजर बता रहा है समीर जी। तो सुनते हैं क्या कह रहे हैं। इस तरह से आरएसएस प्रमुख अपने ही संस्था की ओर से घिरे हुए हैं, और ये साफ दिखाई पड़ रहा है जो उनकी जो आलोचना हो रही है उससे ये पता चल रहा है कि वास्तव में जो आरएसएस की विचारधारा है, एजेंडा है, वो क्या है, और मोहन भागवत अगर ऐसा कह रहे हैं तो उनकी मंशा क्या है। जी बिल्कुल समीर जी, मोहन भागवत की मंशा सामने जो है उसका एक तरह से कहा जाए जो आरएसएस की जो मुखपत्र है उसने आज जो लिखा, चक्रपाणी जो कह रहे हैं वो जो कह रहे हैं वो कतई कह रहे हैं कि मोहन भागवत का अस्वीकार्य है। जी। ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि मोहन भागवत का ये बयान अस्वीकार्य है। तो एक तरीके से देखा जाए तो मोहन भागवत भी घिरे हुए नजर आ रहे हैं। मोहन भागवत का झूठ पकड़ा गया है, इधर एनडीए में जो है वो टूट हो रही है, ये भी साफ तौर पर आ रहा है। तो सारे सबूत जो है ये सामने आते आ रहे हैं, मोहन भागवत के झूठ के भी और एनडीए में फूट के भी। ये सारे सबूत सामने आते हैं, सारे सबूत सामने आ रहे हैं। और जो चाहे आरएसएस है वो अपने को सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन कहता है, उसका असली रूप क्या है, और भारतीय जनता पार्टी की जो असली विचारधारा क्या है वो भी सामने आ रही है। और इसी वजह से जो एनडीए के तमाम घटक दल हैं जो किन्हीं भी वजहों से उसके साथ बने हुए हैं, उनमें से कुछ तो दल खत्म हो गए, कुछ बचे हुए हैं, उन दलों में भी अब इस बात को लेकर बेचैनी हो रही है कि अगर इस विचारधारा के साथ उसके साथ वो जुड़े रहे तो आने वाले दिनों में उनकी पार्टी का हश्र क्या होने वाला है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर तो कतई कोई भी सहयोगी दल इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये उसके लिए बड़ी परेशानी है। और अब जिस तरह से कांग्रेस पार्टी एक पैन इंडिया यानी जो देशव्यापी रणनीति बना रही है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही है, बेचैनी दिखाई पड़ रही है। एनडीए की बैठक बुलाई गई और जिसमें जेपी नड्डा ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने बुलाई, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे, लेकिन तमाम घटक दलों के तमाम नेताओं ने उससे दूरी बनाए रखी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में क्या हो रहा है और उसमें तमाम नेता पहुंच रहे हैं। एक ऐतिहासिक बैठक इसको कांग्रेस पार्टी कह रही है, बेलगावी में, कर्नाटक के बेलगावी शहर में हो रही है। तमाम तैयारियां की गई हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट उस बारे में क्या कह रहे हैं बैठक को लेकर, एक बार सुनते हैं। लेकिन बैठक का मुख्य एजेंडा ये भी है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अपमान किया है, उनके बारे में अपमानजनक बातें कही हैं, उस पर भी रणनीति तैयार की जाएगी कि कैसे उस पर विरोध प्रदर्शन तब तक करना है जब तक गृह मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते और माफी नहीं मांग लेते। उसमें बड़ी जो तमाम तरह की रणनीति बनानी है, जिसमें चुनाव आयोग को लेकर किस तरह से, ईवीएम को लेकर जो पहले ही भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी ने ये रणनीति बना रखी थी, उसको भी अंतिम रूप दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के मुद्दे को किस तरह से सड़कों पर उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और तब तक लड़ाई लड़नी है, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता ये कह चुके हैं, इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेता भी ये कह चुके हैं कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा नहीं देते और माफी नहीं मांगते। तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी किस कदर परेशान है, बेचैन है, ये साफ दिख रहा है कि आनन फानन में उसको एनडीए की बैठक बुलानी पड़ रही है। लेकिन उसकी परेशानी तब और बढ़ जा रही है जब घटक दलों के तमाम नेता, शीर्ष नेता पहुंच ही नहीं रहे हैं उस बैठक में। जी जी बिल्कुल, शीर्ष नेता नहीं पहुंचे हैं, घटक दलों के शीर्ष नेता नहीं पहुंचे हैं। अमित शाह बीजेपी में अलग पड़ते जा रहे हैं जी। एनडीए में जबरदस्त फूट दिखाई पड़ रही है और एनडीए के घटक दलों की तरफ से साफ कह दिया गया है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के मसले पर एनडीए का कोई भी घटक दल जो अमित शाह के साथ समर्थन में नहीं आएगा। इस तरह की बातें सब सामने आ चुकी हैं। तो अब चंद्रबाबू नायडू तो नाराज होकर आज दिल्ली से वापस
बस विशाखापट्टनम पहुंच रहे हैं, जी। ये खबर भी आ चुकी है, वो निकल चुके हैं दिल्ली से, इस तरह की खबरें भी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरीके से वो देखा जाए इसको लेकर अब दिक्कतें आ रही हैं बीजेपी के सामने, और बीजेपी हर तरफ से घिरी हुई नजर आ रही है। एनडीए में एक ज़बरदस्त तरीके की फूट दिखाई पड़ रही है। इधर समीर जी, जिस तरीके से कांग्रेस का आज अधिवेशन शुरू हो रहा है, उसमें भी ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का मुद्दा और चुनाव आयोग की धांधलियों का मुद्दा प्रमुख मुद्दे होंगे, जिन पर एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा कांग्रेस वहां से तैयार करेगी। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है ये उनके अध्यक्षता में हो रहा है, और अध्यक्ष हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे। विस्तारित CWC की बैठक है, लगभग 200 बड़े नेता कांग्रेस के वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, और पूरे एक लंबी रूपरेखा जो है वो आंदोलनों की तैयार की जाएगी। और इसको जो सहयोगी दल है वो भी बहुत आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि कांग्रेस वहाँ से कोई अपना एजेंडा लेकर निकलेगी। दिग्विजय सिंह हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है इसके बारे में, क्या क्या हो रहा है इस अधिवेशन में, इसको लेकर खड़गे जी के विषय में, तो उसको भी हम लोग सुन सकते हैं अगर वो हम लोग के पास बाइट होती है। जी बिल्कुल, दिग्विजय सिंह को सुनते हैं क्या कहा है। और जगह जगह वहां पर बेलगावी में अगर उसके हम लोग तैयारियों के दृश्य देखें तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तमाम कटआउट लगे हुए हैं, गांधी जी के तमाम कटआउट लगे हुए हैं। और क्या कह रहे हैं पहले सुन लेते हैं दिग्विजय सिंह को। इस जो CWC की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, ऐतिहासिक बैठक, कांग्रेस पार्टी इसको क्यों कह रही है और क्या इस बैठक के मुख्य एजेंडे में क्या बातें हैं। संविधान की बात कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं, और उसके अलावा लोकतंत्र, चुनाव आयोग, ये सारे मुद्दे, इससे साफ पता चल रहा है कि इस जो महाधिवेशन हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, CWC का, उसका क्या एजेंडा है और किस तरह की रणनीति बनने जा रही है। निश्चित तौर पर इसका आभास भारतीय जनता पार्टी को भी है, और इसीलिए जिस तरह से वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर उसने एनडीए की बैठक बुलाई और सहयोगी दलों पर यह दबाव डालने की कोशिश की कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ इसमें दे, लेकिन सहयोगी दलों ने इससे दूरी बनाए रखी है। अब साफ जाहिर है अमलेंदु जी कि कांग्रेस पार्टी का किस तरह से इन सारे मुद्दों पर वो अगले 1 साल का जो प्लान बनाने वाली है उसमें किस तरह से सड़कों पर उतरने की रणनीति तय की जाएगी। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये साफ तौर पर समझा सकता है। दिग्विजय सिंह भी इस बात को साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से जनता के बीच संदेश जाए और किस तरीके से जनता के बीच जो है ये मसला लेकर जाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द खत्म कर रही है, देश को बर्बादी के रास्ते पे ले जा रही है, किस तरीके से अमित शाह ने और भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। ये सारी बातें जनता के बीच विस्तार से ले जाई जाएं, इसके लिए एक लंबी रणनीति तैयार हो और चुनावी धांधलियां जो की जा रही हैं उन पर किस तरीके से रोक लगे, इसके लिए जो है एक लंबी रूपरेखा तैयार हो। शायद कोई यात्रा का कार्यक्रम भी राहुल गांधी का बन सकता है। समीर जी, अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तरीके का ही कोई कार्यक्रम बनता है, 2 मसलों को लेकर, चुनाव में धांधलियां और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अमित शाह द्वारा अपमान, इसको लेकर बनता है, तो देश के अंदर एक जबरदस्त तरीके का राजनीतिक भूचाल देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें जो हैं वो उखड़ती हुई दिखाई देंगी। और अभी ही भारतीय जनता पार्टी को मालूम पड़ रहा है कि कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से अमित शाह के बयान को मुद्दा बना लिया है और जन जन में ये बात पहुंच रही है कि अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, और भारतीय जनता पार्टी की रही रीति और नीति है, इसका भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है, और सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि उसके सहयोगी दल उससे किनारा कर रहे हैं। और सहयोगी दल अगर किनारा करते हैं तो इस समय वो किस तरह के संकट में घिर सकती है वो साफ दिख रहा है। महाराष्ट्र में सरकार जाने की कगार पर आ सकती है, और बिहार में जाने की कगार पर। और सबसे बड़ी बात तो ये कि केंद्र सरकार के ऊपर भी बड़ा खतरा, और सबसे बड़ा खतरा तो केंद्र सरकार के ऊपर ही है। जनता दल यूनाइटेड ने, नीतीश कुमार ने जिस तरह से दूरी बनाई है, एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से दूरी बनाई है, और कई छोटी पार्टियों ने भी जो दूरी बना रखी है, और उस दूरी की वजह सबसे बड़ी है कि तमाम मुद्दों पर तो भारतीय जनता पार्टी उनका साथ ले लेती है, उनको मना लेती है, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अगर किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया तो उसका एक बड़ा जनाधार खिसक सकता है। हाँ, ये डर सबको है। बिल्कुल सबको ये डर है कि अमित शाह को बचाने के लिए, अमित शाह को बचाना जरूरी थोड़ी, हाँ, सबकी अपनी अपनी राजनीति है। अमित शाह का बचने का अपना प्रयास करें तो अपनी राजनीति बचाने के लिए ये डर बीजेपी के ही तमाम नेताओं को, बीजेपी के तमाम नेताओं को है। तो यही डर घटक दलों को है कि भाई अगर अमित शाह को बचाने के लिए आप हमसे कह रहे हैं तो अमित शाह को बचाना क्यों जरूरी था? अपनी राजनीति हम नहीं बचाएं, अमित शाह को बचाएं और बीजेपी को बचाएं जी। तो एनडीए घटक दल भी ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी अपना रास्ता देखे, उसकी अपनी नीति को देखे, हम अपने को क्यों बीजेपी के लिए बचाने के लिए अपने को कुर्बान कर दें।
तो यही बात नीतीश कुमार की तरफ से, यही बात चंद्रबाबू नायडू की तरफ से, यही बात एकनाथ शिंदे की तरफ से, यही बात जयंत चौधरी की तरफ से, इन सब की तरफ से इस तरीके की बातें जो है वो सुनने को मिल रही हैं कि कोई भी अमित शाह को बचाना नहीं चाहता और बिल्कुल खुलकर सामने नहीं आना चाहता, बल्कि वो अमित शाह के खिलाफ ही इस मसले पर दिखाई पड़े। जो कल की बैठक हुई उसमें सूचनाएं ये निकल कर आ रही हैं। जी बिल्कुल, उस मुद्दे पर ये सारे लोग अमित शाह के खिलाफ और अमित शाह के इस बयान के खिलाफ, हम चाहेंगे आपको वो बयान भी जो राज्यसभा में उन्होंने जो बात कही थी उसको भी सुनवाने की कोशिश करेंगे, जिसको लेकर इतना गुस्सा लोगों में है, न केवल राजनीतिक दलों में, विपक्ष में, बल्कि तमाम गैर राजनीतिक संगठनों में भी इसको लेकर गुस्सा है। प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं देश भर में अलग अलग जगहों पर, और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह को समर्थन नहीं मिलता दिखाई पड़ रहा है। यही वजह है कि ये लग रहा है जो कल की बैठक रही अमलेंदु जी जेपी नड्डा के यहाँ, वो अमित शाह के ही दबाव में हुई। इसीलिए जो आपने कहा अभी कि उसमें प्रधानमंत्री मोदी नहीं पहुंचे और तमाम घटक दलों को बुलाया गया कि सारे घटक दलों को तैयार किया जाए कि वो इस मुद्दे पर अमित शाह के पीछे लामबंद होकर चले। साफ तौर पर लगता है कि घटक दलों ने मना कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी ये जो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी, जिसको एक तरह से गुजरात लॉबी कहा जाता है, उसके खिलाफ भी एक बगावत की सुगबुगाहट दिखाई देने लगी है। हाँ बिल्कुल समझिए, सुगबुगाहट जो है बगावत की दिखाई पड़ रही है, और जो गुजरात लॉबी है उसके खिलाफ बीजेपी में जो है अंदर हो रहा है। और जो वन नेशन वन इलेक्शन पर जो मतदान हुआ उसमें भी साफ तौर पर देखा गया कि बीजेपी के 20 सांसद जो थे वो उस मतदान से गायब रहे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, यानी कुल मिलाकर पूरी मोदी सरकार जो है, पूरा एनडीए मिलाकर, वो भी बहुमत का आंकड़ा नहीं पार कर पाया। 269 पे टक गया, 272 पे नहीं हुआ। अगर ये मनी बिल होता तो सरकार गिर जाती, और ऐसे में अगर विपक्ष तुरंत ले आता अविश्वास प्रस्ताव तो आप समझिए क्या होता, सरकार चली जाती। तो ये सब चीजें आ रही, तो ये सबूत जो है ये सब इस बात के संकेत दे रहे हैं कि एनडीए टूट चुका है, सिर्फ घोषणा होना बाकी है। अमित शाह का बचाव करने के लिए या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान जो अमित शाह ने किया है उसके बचाव में एनडीए का कोई भी घटक दल सामने आने को तैयार नहीं है, ये साफ तौर पर समझा जा रहा है। और उधर ऑर्गेनाइजर ने जिस तरीके से उल्लेख लिखा है, उसने मोहन भागवत के झूठ का नकाब जो है वो उतार कर फेंक दिया और बता दिया है कि मोहन भागवत जो कह रहे हैं वो झूठ है। असली बात जो आरएसएस की है वो उसका संपादकीय कह रहा है, जो सीधी सीधी चुनौती मोहन भागवत को दे रहा है। जी बिल्कुल, सीपीएम नेता वृंदा करात ने इसी मामले पर बताया है कि ये क्या है, सोची समझी रणनीति है या फिर क्या है। मोहन भागवत कुछ कह रहे हैं, आरएसएस का मुखपत्र कुछ लिख रहा है, और जो आरएसएस के समर्थित तमाम लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खामोशी इस पर क्या कह रही है। हालांकि खामोशी नहीं है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का बार बार बयान आ रहा है वो साफ तौर पर ये बता रहा है कि मोहन भागवत कुछ भी करते रहें, वो वही करेंगे जो वो चाह रहे हैं और जो हो रहा है इस समय। तो वृंदा करात सीपीएम की नेता है, सुनते हैं क्या कह रही है वो इस मुद्दे पर। करता कुछ है, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, ऐसा वृंदा करात का कहना है। और अब जिस तरह से ये मंदिर, मस्जिदों के भीतर मंदिर ढूंढने की कवायद है, उसको लेकर जो मोहन भागवत कह रहे हैं और उनकी पार्टी का मुखपत्र माउथ पीस ऑर्गेनाइजर कह रहा है, दोनों में जिस तरह से अंतर विरोध दिखाई पड़ रहा है, तो ये साफ तौर पर ये बता रहा है कि ये अंतर विरोध नहीं है, ये वही एक तरह की स्ट्रेटजी है जो आरएसएस करती रही। हाँ बिल्कुल समझिए, जो आरएसएस की स्ट्रेटजी है, दोहरा रवैया अपनाना, दोहरी बातें करना, एक मुंह से कुछ कहेंगे, दूसरे मुंह से कुछ कहेंगे, तीसरे मुंह से कुछ कहेंगे, ताकि लोगों को समझ में नहीं आए ये चाहते क्या है, और करेंगे वो जो उनको अंदर करना है। जी हाँ, तो मोहन भागवत कुछ बोलेंगे, योगी आदित्यनाथ कुछ बोलेंगे, नरेंद्र मोदी कुछ बोलेंगे, ऑर्गेनाइजर कुछ कहेगा। लेकिन ऑर्गेनाइजर जो कह रहा है वो आरएसएस का असली जो है वो बता रहा है कि हमारा एजेंडा ये, मोहन भागवत झूठ बोल रहे हैं, मोहन भागवत का झूठ उसने बता दिया है। बिल्कुल, लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। और इस बीच में जब से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह गिरे हुए हैं, तमाम ऐसे मुद्दे लाने की कोशिश की जा रही है कि जिससे लोगों का ध्यान भटके और इस मुद्दे को वो भूल जाए। लेकिन जिस तरह से लगातार देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, गैर राजनीतिक संगठनों के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि इस मुद्दे को लोग भूलने वाले नहीं हैं। और ये जो आहट है वो भारतीय जनता पार्टी को भी दिख रही है। इसी वजह से कल की जो एनडीए की बैठक हुई, महत्वपूर्ण बैठक, वो बैठक अचानक बुलाई गई और उसमें रणनीति तैयार की गई, कोशिश की गई कि रणनीति तैयार हो। लेकिन बड़ा झटका लगा क्योंकि घटक दल एनडीए के उसमें इस मामले में, यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के मामले में,
भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, अमित शाह के साथ नहीं। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर समझ में आ गया और कल की बैठक ने बता दिया है एक तरीके से कि अमित शाह के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के घटक दल इस मसले पर बिल्कुल नहीं है और अमित शाह को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अमित शाह के बचाव में ना नीतीश कुमार आएंगे, ना चंद्रबाबू नायडू आएंगे, ना एकनाथ शिंदे आएंगे। अमित शाह ने जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, इस पर अमित शाह को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। ये दबाव अब बढ़ता चला जा रहा है, अंदर से भी और बाहर से भी। बिल्कुल, और अब संविधान और संविधान निर्माता इन दोनों को किस तरह से डैमेज करना और उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है वो दिखा रहा है जो विपक्ष का कहना है। और इस मुद्दे पर बुरी तरह से घिरी हुई है भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने ये बयान दिया है। और एक बात और है अमलेंदु जी कि शुरू में तो इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारे ट्वीट किए, कांग्रेस पर हमलावर हुए, हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर बयान का बचाव तो नहीं किया, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री भी इस मामले में खामोश दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री खामोश दिखाई पड़ रहे हैं, खामोशी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि अमित शाह को बीच में मझधार में छोड़कर विदेश भी निकल जा रहे हैं और पूरे देश भर में घूम रहे हैं और कोई बात ही नहीं कर रहे हैं इस पर अमित शाह के समर्थन में। उस दिन तो ट्वीट कर दिए दनादन 3 जी, लेकिन उसके बाद जो है एकदम से खामोशी अख्तियार कर लिए। असल में वो भी समझ गए हैं कि अगर अमित शाह को बचाने का प्रयास किया जाएगा तो फिर ये मामला खराब हो जाएगा और एनडीए घटक दल जो है वो साथ छोड़कर बिल्कुल चले जाएंगे। एनडीए घटक दल समझ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति के लिए घटक दलों का जो है बलि लेना चाहती है। तो ये चीज समझ में आ गई, तो इसलिए नरेंद्र मोदी भी खामोशी बरत रहे हैं। पार्टी के भीतर भी हो रहा है, काफी ज्यादा उठ रहा है। और जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन पे सांसद नहीं आए, 20 सांसद नहीं आए, एक आदमी 20 सांसद नहीं आए, बीजेपी के ही नहीं आए। हाँ, तो उससे समझा जा सकता है कि बहुत सारी चीजें खराब अंदर हो रही हैं बीजेपी में। तो और इसको लेकर जिस तरह से विपक्ष हमलावर है और 26 और 27 दिसंबर आज और कल जो महत्वपूर्ण बैठक बेलगावी में कांग्रेस पार्टी की हो रही है, महाधिवेशन हो रहा है, उसमें इन सारे मुद्दों पर कैसे सड़कों पर संघर्ष करने की रणनीति तैयार की जानी है, उसको लेकर जो चर्चा हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और बड़ी परेशानी बनती जा रही है। घिरी हुई है पूरी पार्टी, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्टी के अब तक के जो सबसे केंद्र बिंदु महत्वपूर्ण नेता समझे जाते रहे हैं, बहुत बड़े रणनीतिकार समझे जाते रहे हैं, उनको चाणक्य कहा जाता है, खुद वही इस पूरे प्रकरण में घिरे हुए नजर आ रहे हैं और सबके निशाने पर वही है। उनके इस्तीफे की मांग हो रही है और माफी की मांग हो रही है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी की इस बैठक में क्या रणनीति बनती है, उस पर जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और इस डीबी लाइव के साथ आप बने रहें, तमाम कार्यक्रमों के साथ, हमारे विश्लेषण के साथ, खबरों के साथ और हमारे जो नियमित कार्यक्रम हैं उनके साथ। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहेंगे।